नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीए म्यूजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का सेकेंड टर्म का मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 के सॉल्यूशन को देख लिया है। अगर आपने हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करें, वहां पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के पूरे 500 सेटों का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेईई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। यानी कि आप जितना जानते हैं, जितना समझ सकते हैं, अपने भाषा में इसको उत्तर देना है प्यारे बच्चों। टोटल क्वेश्चन कितना रहने वाला है? 19 रहने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 19 क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए 1 से 7 नंबर तक प्रत्येक सब्जेक्ट में इसी तरह से है। आपको 1 से 7 नंबर तक आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। और उनमें से 7 क्वेश्चन में से मात्र आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरे 7 क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आप समझ सकते हैं, वही जो आपको याद रहे, वही क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक ना। देखिए और आगे क्या है, आपका 8 से 14 तक का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपको 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग? यहाँ 7 प्रश्न यहाँ पे भी है, ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद आपका आता है 15 से 19 तक है 5 नंबर का प्रश्न है और 100 वर्ड में आपको इसका उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका 5 प्रश्नों में से आपको मात्र 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स उठा सकेंगे। इस बार का मॉडल पेपर बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, तो आप लोग भी अपना तैयारी तेज कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। यानी कि यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं उसका डिफिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर? अर्थव्यवस्था के यानी कि बड़ा स्तर पर किया जाता है, ठीक ना। जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? समष्टि की व्यष्टि, समष्टि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। देखिए उसके बाद है समग्र उत्पादन, यानी कि संपूर्ण उत्पादन, किसी देश में कितना उत्पादन हो रहा है इसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। और यहाँ पे समग्र विनियोग, यानी कि संपूर्ण विनियोग, कितना हम निवेश किए, किस देश में कितना निवेश हुआ, उसके अध्ययन किसमें करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। और किसी कंपनी में कितना निवेश हुआ, किसके अंतर्गत करेंगे? फर्म में कितना निवेश हुआ? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। यानी कि आपके घर की अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत करेंगे? घर, कंपनी, यानी कि छोटा बाजार किसके अंतर्गत करेंगे? आप व्यष्टि के अंतर्गत करेंगे। और पूरे भारत, पूरे विश्व के बाजार किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि का मतलब हो गया छोटा और समष्टि का मतलब हो गया बड़ा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका प्रत्येक बार देखा जाता है, ठीक ना। तो इसे आप लोग रट लीजिए, बहुत ही ज्यादा भी आई है, ठीक ना। समझते जाइए, अपने से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद है विनियोग को परिभाषित कीजिए। मतलब विनियोग का परिभाषा यहां पे आपको लिखना है। देखिए प्यारे बच्चों, विनियोग का मतलब ये समझिए, घर हम लोग जो दुकान करते हैं ना, पूंजी लगाते हैं, उसी को विनियोग कहा जाता है। निवेश करते हैं, एक तरह से निवेश ही है, विनियोग है, ठीक ना। देखिए विनियोग का आज से उन व्यय से होता है जिसके करने से पूंजीगत वस्तुओं, यानी कि पूंजीगत वस्तु क्या हो गया? मशीन वगैरह पूंजीगत वस्तु हो गया कि हाँ वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अब कच्चा माल ले आइएगा तो वो पूंजीगत वस्तु नहीं हुआ, ठीक ना। जैसे मशीन, कारखाना, मकान, फर्नीचर आदि में वृद्धि है। निवेश में उत्पादन कार्य हेतु आवश्यक मशीनों तथा अंतरों का साथ साथ नई निर्माण तथा स्टॉक में होने वाली वृद्धि भी शामिल होता है। तो क्लियर है बच्चों? मतलब एक तरह से समझ लीजिए पूंजी लगाना ही विनियोग है।
तो ये ऐसा पूंजी नहीं, कच्चा माल का पूंजी नहीं कर सकते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक टिके, लॉन्ग टाइम तक चले, वही पूंजी को विनियोग कहेंगे। क्लियर है? ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप अपने भाषा में समझते प्यारे बच्चों, तो ये एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही आपको सेम टू सेम एग्जाम में लिखिएगा तभी नंबर देगा, अपने से लिखिएगा। वहां क्या बोला गया था? अथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक ना। उसके बाद तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक एक ही बैंक होता है, वह बैंक भारत का कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक, सभी बैंकों का मालिक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन आयोग ने इसकी स्थापना किया था प्यारे बच्चों। और पूछ लिया जाए आपसे, जरूरी नहीं ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक ना, पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1 जनवरी। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक ना, 1 जनवरी 1949 को। ये पॉइंट भी अगर आप नोट करते चलते हैं तो एग्जाम में आपको एक जरा सा दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है? एक वर्ड में भी आप इसका उत्तर दे सकते थे, लेकिन 2 नंबर का है प्यारे बच्चों, तो आपको 2 नंबर जैसा भी इसका उत्तर देना पड़ेगा ना। उसके बाद है प्रत्यक्ष कर। देखिए, प्रत्यक्ष कर 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। देखिए, प्रत्यक्ष कर उन करों को कहते हैं जो डायरेक्ट आप ही पर लग जाएगा। जैसे आप 5 लाख कमा रहे हैं ना, ठीक ना, 5 लाख कमा रहे हैं और आप पर टैक्स मार दिया। 5 लाख कमाइएगा तो 10% सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो यही हो गया, जिसको आप दूसरे के ऊपर नहीं टाल सकते हैं, इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? वैसे कर जिसे आप दूसरे के ऊपर स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई भी आप दुकान खरीदे, ठीक ना, दुकान लगाए, उनमें से कोई सामान बेचने लाए, उस पर सरकार ने 5 कोई सामान, मान के चल टीवी पर 5,000 दाम है, उस पर 5% का टैक्स लगा दिया, तो क्या वो आप टैक्स दीजिएगा? जो सामान खरीदेगा उसको यह टैक्स भरना पड़ेगा, आप सारा जोड़ के आप दाम ले लीजिएगा। तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहां तक? देखिए, मैं सारा इससे रिलेटेड पॉइंट बताते चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, जैसे आय कर यानी कि संपत्ति कर। आय कर मतलब आपकी आय पर जो कर लगाया, यानी कि 5 लाख कमा रहे वही आय कर हो गया। संपत्ति कर, आपका 10 करोड़ का संपत्ति है भाई, आपको सरकार आपको क्या करती है? मुहैया करवाती है, माहौल मुहैया करवाती है, आपकी सुरक्षा करती है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये संपत्ति कर हो गया, ठीक ना। जैसे निगम कर हो गया, उपहार कर हो गया, ये सब आपका किसमें आ जाएगा? अप्रत्यक्ष कर में, सॉरी प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ पे? उसके बाद है ऋण भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों होता है? देखिए, ऋण का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों होता है, सो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा ऋण का भुगतान किस प्रकार का व्यय होता है? पूंजीगत व्यय होता है, निजीगत व्यय होता है, और इस ऑप्शन आपका इसी प्रकार से दिया होगा। तो क्यों रहता है? उत्तर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऋण का भुगतान पूंजीगत व्यय इसलिए कहता है क्योंकि ऋणों का भुगतान करने से सरकार की दायित्वों में कमी आती है, यानी कि सरकार को जो मिलता है उससे कमी आती है। क्लियर है आप लोग यहां तक? देखिए, मैथ से आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैथ से एमपीसी का मान क्या दिया हुआ है? एमपीसी का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपका 0.3 दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, और एमपीएस का मान आपको यहां पे पूछ रहा है। देखिए, आगे आपको प्रूफ भी करना है, एमपीएस और एमपीसी में आपको रिलेशन बताएगा, वहां पे आपको ये प्रूफ कीजिए क्या रिलेशन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था एमपीसी को प्लस एमएसपी। देखिए, दोनों को आप यहां पे जोड़ दीजिए, एमपीएस इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक ना। तो 1 होता है। यहाँ पे एमपीसी का आपका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.3, तो एमपीएस का वैल्यू नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी का इक्वल टू क्या हुआ है? 0.3 दिया हुआ है, ठीक ना। 0.3 अगर दिया हुआ है तो इसको 1 में 0.3 को घटाएंगे क्या होगा? 0.7 आ जाएगा। क्लियर है आप लोग? समझते चलिए। पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका दे दूंगा, लेकिन समझिएगा तो और क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, तो हेरते रह जाइएगा। समझ रहे हो ना बात को? बुरा नहीं मानना आपको। देखिए, वही यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया, एमपीसी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.3, और ये हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है, इसका रिलेशन अभी क्वेश्चन में आपका है, आगे इसको प्रूव करके भी आपको बताएंगे, ठीक ना। तो यही यहाँ पे इसका 0.7 कैसे आया आपको मैंने बता दिया। उसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
देखिए 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पे दूसरे देश की कंपनी आकर के अपना कंपनी नहीं लगा सकते थे, वही थी बंद अर्थव्यवस्था। जब भारत पूरा गरीब हो गया 1991 में, तब वर्ल्ड बैंक से जब हम लोग कर्ज मांगने गए तो वही शर्त रखा था कि आप अपने अर्थव्यवस्था को खोलिए, यानी कि दुनिया के बाजारों के लिए खोलिए, आप बहुत सारे आके कंपनी लगाएंगे। पहले क्यों कंपनी नहीं लगाने दिया जाता था मालूम है? क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा विकसित नहीं हुआ था। उन लोग आ जाते, उन लोग सस्ता में माल दे देता, तो हमारे जहाँ दुकानदार भाई थे वो क्या हो जाते? गरीब हो जाते, मतलब उसका दुकान अच्छा से नहीं चलता है। 1991 के बाद जब उदारीकरण हुआ प्यारे बच्चों, उसी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अभी खुली अर्थव्यवस्था होगी। देखिए वह अर्थव्यवस्था जिनमें अन्य किसी राष्ट्र में से कोई व्यापार या परिसंपत्तियों का लेन देन नहीं होता है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि दूसरे देश से कोई संपत्ति हम लोग नहीं लाएंगे, सब अपने देश में करेंगे। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? अब यहाँ पे आपका 7 प्रश्न खत्म हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अभी ही बताएं, मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है खंड बी में, और आपको 100 वर्ड में 50 वर्ड में उत्तर देना है, और 3-3 मार्क्स का आपका है, ठीक ना। देखिए वीडियो अगर लंबा होता है तो मैं बीच में रोक के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और तुरंत ही अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। उसे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अपलोड करने में काफी तकलीफें होती है, मतलब यहाँ पे गांव में नेट थोड़ा कम चलता है, ठीक ना, इसलिए दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पे आपका क्या प्रश्न है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था के किन्हीं 3 विशेषताओं को बताएं। यानी कि पूंजीगत व्यवस्था में क्या होती है? निजी व्यक्तियों का भागीदारी अधिक होती है, और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकारी कंपनियां अधिक होती है, ठीक ना। अभी भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए पूंजीगत अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल क्या होगा? अमेरिका, वहां पे बहुत ही ज्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं। फिर पूंजीगत का फिर और हो गया आपका चीन, और मिश्रित का आपका क्या हो गया? आपका भारत हो गया, ठीक ना। यहाँ पे दोनों मिला हुआ है। सरकारी कंपनियां भी, आप सुने होगा कि सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है, मतलब जितना भी सरकार की कंपनियां थी, जैसे एयर इंडिया हो गया, बेच दिया। तो अब भारत भी धीरे धीरे पूंजीगत अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। रेलवे भी बेचा जा रहा है, आप लोगों ने सुना होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यक्तियों के हाथों में यह रेलवे को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या है, आपको मैं बता दिया, आप लोग भी इसे लिख सकते हैं। देखिए पूंजीगत व्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है। निजी मतलब अकेला मालिक होता है, सरकार मालिक नहीं होता है। वस्तु का उत्पादन लाभ प्राप्ति की दृष्टि से जाता है, तथा आर्थिक क्रियाओं में हम सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। जैसे एयरटेल क्या है? एक पूंजीगत कंपनी है, एक निजी संस्था है एयरटेल, जियो निजी संस्था है, और बीएसएनएल आपका क्या है? सरकारी कंपनी है बाबू, सार्वजनिक कंपनी है ओला, ठीक ना। लेकिन पैसा सार्वजनिक है, पैसा नहीं देगा क्या? देना पड़ेगा, कंपनी कैसे चलेगा? इसलिए कंपनी इतना घाटा चल रहा है, इसीलिए सारा को बेचा जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी विशेषता लिखा गया है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इतना बकबक क्यों कर रहे हैं, इतना नहीं समझना, हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए। देखिए बेटा, आंसर तो आपको आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ दे दिया हूं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। वहां से प्राप्त कर लीजिए, लेकिन समझना है तो चलते चलिए। बकबक करेंगे, अर्थव्यवस्था अपने दैनिक जीवन से रिलेट करिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए इसकी विशेषता, पहला विशेषता क्या है? पूंजीगत में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार होता है प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय का पूर्ण अधिकार होता है एक व्यक्ति को, ठीक ना। उसके बाद आगे क्या है, देखिए पूंजीगत व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय को चुन सकता है, ठीक ना। अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है कि हम ये व्यापार करना चाहते हैं, वे व्यापार करना चाहते हैं, इस पर सरकार का दखल नहीं होगा। लेकिन दूसरे को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, कुछ व्यापार कीजिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक ना। देखिए उसके बाद है पूंजीवाद में लाभ का उद्देश्य प्रमुख होता है। व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है जिनमें उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। अपना मनमोजी, इसमें मेरा ज्यादा फायदा हो रहा है, ये काम करेंगे, ये ज्यादा फायदा हो रहा है, ये काम कर सकते हैं। ये पूंजीगत व्यवस्था का मतलब विशेषता है। देखिए यहाँ पे 3 बोला था और यहाँ पे मैं 5 आपको लिखवा रहा हूँ। 5 में से कोई भी 3 आपको आ जाएगा, लिख दीजिएगा, ठीक ना। देखिए पूंजीगत व्यवस्था का संचालन एवं समन्वय कीमत अंतर द्वारा निर्धारित होता है, कि यानी कि उसको जितना खर्चा पड़ा इस पे, अब पब्लिक का क्या हो रहा नहीं पड़ रहा है, वो अपने अनुसार या अपना खर्चे के अनुसार अपना दाम रख सकता है। अर्थात उत्पादन, उपभोग एवं विनियोग सभी कीमतों द्वारा निर्धारित होता है। देखिए इसके बाद है, इसके अंतर्गत उपभोग अपनी राय और इच्छा अनुसार विभिन्न वस्तुओं का पर वही कर सकता है, कि हमको ये खरीदना है, यहाँ पे कम में मिल रहा है, यहाँ पे ज्यादा में मिल रहा है, हम खरीद सकते हैं पूंजीगत वस्तुओं में। और सरकार बोला, सरकार कंपनी एक ही रेट एक ही दाम में आपको मिलता। क्लियर है आप लोग? यहाँ पे उपभोक्ता को भी फायदा होता है और जो बिजनेस करता है उसको भी फायदा होता है। क्लियर है यहाँ तक? व्यावसायिक बैंकों के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। यहाँ पे केंद्रीय बैंक नहीं, केंद्रीय बैंक हो गया आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
व्यवसायिक बैंक में आपका जितना भी बैंक आप देखते हैं ना, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, एसबीआई, जितना भी बैंक है आपका, ये सारा आपका व्यवसायिक बैंक है। ये व्यवसाय करता है, आप पैसा जमा करते हैं, उस पैसा को दूसरे को लोन देता है और दूसरे से जो इंटरेस्ट कमाता है कुछ आपको देता है और कुछ अपने रखता है, ये इसका व्यवसाय है। तो इसकी विशेषताओं को लिखना है, किस प्रकार से पब्लिक को फायदा होता है, ठीक ना। तो देखिए उत्तर क्या उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे, वही आपको लिखा हुआ है। देखिए व्यवसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो, यहाँ पे होगा वह नहीं, ठीक ना, वह नहीं वह होगा, वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपये को आपस में जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देती है, यानी कि ऋण देती है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी विशेषता को देखिए, अगर आप यहाँ पे 3 विशेषता भी लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको पूरा पूरी 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 3-4 विशेषता, मैं 5 भी बता सकता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए पहला विशेषता क्या है, जमा प्राप्त करना व्यावसायिक बैंकों का एक मौलिक कार्य है, यानी कि हम लोग जमा करते हैं, वे इसकी प्रथम विशेषता है। जनता कार्य है, जनता से जमा प्राप्त करना, जनता को जनता से प्राप्त कर जमा को बैंक के कुछ ब्याज भी देता है, यानी कि जनता से जो प्राप्त होता है, यहाँ पे 12 नहीं होगा, जनता से जो प्राप्त होता है उस पर कुछ ब्याज देता है, जो धन प्राप्त होता है उससे कुछ ब्याज देता है, तथा इसी जमा पर रकम को भी ब्याज के दरों में कर्ज देकर मुनाफा कमाता है, यानी कि आपको कम ब्याज देता है। और ब्याज देखिए, अगर आप जमा करेंगे तो आपको 5% देगा सालाना, ठीक ना। कोई फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा तो 5%, और किसी को ऋण देगा तो 7%, तो यहाँ पे 2% का जो अंतर हुआ ना प्यारे बच्चों, वही 2% बैंक का कार्य चलता है, सभी कर्मचारियों का वेतन मिलता है। दूसरा विशेषता आप लोग यहाँ पे देख सकते, देखिए व्यावसायिक बैंक 3 प्रकार के खातों में रकम जमा करवाता है। देखिए अस्थाई जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट, जो 10 साल बाद हम लोग निकालते हैं, कहते हैं 5 साल बेटिंग नाम पर फिक्स कर दिए हैं, 5 साल बाद निकालेंगे। और चालू जमा खाता, यानी कि आज 5,000 जमा किए तुरंत निकालनी है, तो कल निकालनी है, लेन देन चलते रहता है, वो चालू जमा खाता, ठीक ना। और बचत जमा खाता, ठीक ना, बचत जमा खाता 3 प्रकार का आपका यहाँ पे हो गया, ठीक ना। तो तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे अब पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपने से भी लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, हम लोग जमा करते हैं, निकासी करते हैं, ऋण देता है, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, तुरंत ऋण दे देता है, ठीक ना, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ऋण देना व्यावसायिक बैंकों के खातों में जो जमा रकम प्राप्त करते हैं उसे विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए अपने ग्राहक को ऋण के रूप में देता है। विभिन्न खातों में जमा रकम पर चुकाई गई ब्याज राशि एवं ऋण में प्राप्त ब्याज राशियों का अंतर से ही बैंक का मुनाफा होता है। ये पहले आप लोगों ने बता दिया, इनके अंतर जो होता है 2% का जो अंतर दिखा रहे थे आपको, उसी से बैंक का मुनाफा होता है। बैंक निम्न प्रकार से ऋण देता है, देखिए निम्न प्रकार से ऋण कौन देता है, किस प्रकार से देता है, देखिए अधिक विक नगद शाखा ऋण, ऋण एवं अग्रिम ऋण, विनिमय बिलों अथवा हुंडियों का बट्टा करना तथा आचना एवं अल्प सूचना ऋण। देखिए यहाँ पे अधिक, बहुत सारे 10 साल के लिए ऋण दे दिया, 25 साल के लिए नहीं देता है, देश में 25 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए ऋण दे दिया, वो तो अधिक वर्ष के लिए हो जाता है। नगद शाखा ऋण हो जाता है आपका, नगद जो ऋण देता है, ठीक ना। ऋण एवं अग्रिम हो जाता है, ये यहाँ पे ऋण का प्रकार आपका लिखा हुआ है, ठीक ना। देखिए अब तीसरा विशेषता आप यहाँ पे देखिए, सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य निम्न है। देखिए वो क्या क्या कार्य है उसका, विदेशी विनिमय का क्रय करना, विक्रय, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा मतलब जो जिसका दाम ज्यादा रखता है, सोना हम लोग घर में रखते हैं देहाती में, लेकिन बाहर शहर में क्या करता है, उसको बैंक में रखा जाता है ताकि चोरी उरी ना हो, जो समझ रहे ना। और सोना कहाँ रखा जाता है, बैंक में रखा जाता है, उनकी सुरक्षा करना हो जाता है। ग्राहकों को दूसरी शाखा के बारे में जानकारी देना, यानी कि हमारी दूसरी शाखा यहाँ पे है, उसके ब्रांच है, उसकी जानकारी देता है। व्यवसायिक सूचना एवं आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना, यानी कि किस प्रकार से बाजार में अभी क्या चल रहा है, मंदी चल रहा है, वो बैंक का भी एक कार्य होता है, या उस जानकारी इकट्ठा करता है, ठीक ना। फिर आपका छठा क्या है, वित्तीय मामलों के संबंध में सलाह देना। फिर सातवां, वित्तीय मामले के संबंध में किसको सलाह देगा, ग्राहक को सलाह देगा, ठीक ना। उसके बाद है कि आप ये हमारा लोन ले लीजिए, इसमें आपका इतना फायदा हो रहा है, इसमें ये आपका इतना फायदा होगा, ठीक ना। उस बैंक से लीजिएगा तो इतना घाटा होगा आपका, ये आपका सलाह देता है। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा, यानी कि यहाँ दे सकते हैं, बैंक में पैसा जाता है वहां से, तो मुद्रा का संचालन में भी व्यावसायिक बैंकों का बहुत भी बड़ा हाथ रहता है, ठीक ना। देखिए ये अपना इतना क्या, 2 ठो लिखिए, यही आप खाली लिख दीजिए तो आपको 3 नंबर दे देगा, ठीक ना। उसके बाद है एजेंसी का कार्य किस प्रकार से करता है, आप लोग देखिए। बैंक अपने ग्राहकों का एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिन्हें एजेंसी का कार्य कहा जाता है, यानी कि एजेंट के रूप में कैसे कार्य करता है। मान के चलिए आपसे पैसा, एजेंट देखते हो ना यार, बहुत सहारा जमा कर रहा था, ठीक ना, एजेंट के रूप में कार्य करता है। लेकिन यह बैंक भी एजेंट के रूप में, आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। किसके एजेंट के रूप में, आरबीआई के एजेंट के रूप में। देखिए ग्राहक को की ओर से भुगतान का काम करना, ग्राहकों को के लिए भुगतान प्राप्त करना। फिर चौथा आपका है चेक एवं अन्य शाखा पत्रों में भुगतान को इकट्ठा करना।
पांचवा आपका है प्रतिनिधि के समान कार्य करना। छठा आपका ग्राहकों की ओर से विनिमय बिल स्वीकार करना। देखिए प्यारे बच्चों, इतना आपको नहीं लिखना है। आप लोग सोचिएगा इतना क्यों बता रहे हैं सर, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको जितना याद रखता है उतना ही लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद है मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट करना है आपको। देखिए प्यारे बच्चों, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं आप लोग सोच समझिए। मध्यवर्ती वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपयोग अंतिम वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे मान के चलिए माल मटेरियल जो आ गया ना, वो मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और अंत मान के चलिए एक कलम है, कलम में क्या चाहिए, कलम में स्याही चाहिए, स्याही वाही चाहिए ना, तो ये क्या हो गया, स्याही आपका मध्यवर्ती वस्तु हो गया। ये लीड आपका क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और जब फाइनल बन के कलम तैयार हुआ वो क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। तो यही हो गया आपका अंतिम और मध्यवर्ती। यहाँ पे देखिए इसका अंतर मैंने आपका लिख दिया है। देखिए अंतिम वस्तु में क्या होगी, अंतिम वस्तु में वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन की सीमा रेखा के पार कर लिया जाता है, ठीक ना। पार कर लिया, सीमा उत्पादन की सीमा रेखा पार कर लिया जाता है, मतलब और इसमें उत्पादन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लियर है। कलम पर और क्या उत्पादन करेंगे, क्या उसमें और मॉडिफाई करेंगे, क्या कलम आखिरी है आपका, और लीड को क्या करेंगे, लीड को दूसरे में उपयोग करेंगे, वो आपका मध्यवर्ती वस्तुएं हो गया। देखिए वही यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु में लिखा है, मध्यवर्ती वस्तु में वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा में ही है, मतलब इस पर पार नहीं किया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इनमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं रहता है, यानी कि इस पे और कुछ नहीं जोड़ा सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट सब उसमें जोड़ लिया जाता है। जो लास्ट में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है वही होता है अंतिम वस्तु में। और इसमें अभी और जोड़ा जाता है कि यहाँ तक नहीं पहुंचाए हैं, इसमें पॉलिश नहीं किए हैं, इसमें वो नहीं किए हैं, ठीक ना। क्लियर। आप लोग यहाँ पे जोड़ना शेष रहता है, वही यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्या है, इसमें देख लेते हैं, अंतिम उपभोग करने वाले जिनमें उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्मिलित होते हैं के लिए तैयार होती है। देखिए एक इसमें उत्पादक और उपभोक्ता के लिए तैयार होता है, अंतिम वस्तु में उपभोग कर लिया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए अंतिम उपभोग करने के लिए तैयार नहीं रहता है। खाली लीड का उपभोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, खाली लीड से नहीं लिया, कलम से लिख सकते हैं। कलम आपका अंतिम वस्तु है और लीड आपका मध्यवर्ती वस्तु है। प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वही आपका चौथा यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय में यहाँ पे आय होगा, ठीक ना। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में ये पॉइंट आपको जरूर लिखना भाई। ये आगे लोग 3 लिखे चला लिखे, ये पॉइंट आप लिखिएगा, मतलब 3 लिखना है ना आपको, तो ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है कि राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं का सम्मिलित नहीं किया जाता है, सिर्फ अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है। आपका 11 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। यह बचत की सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एमपीसी और एमपीएस में संबंध लिखना है। दोनों को जोड़ देते तो क्या निकलता था, एक निकलता था, वही यहाँ आपको प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे पहले इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक ना। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के संबंध में निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है एमपीसी बराबर क्या होता है, डेल्टा सी, यानी कि आई में चेंज बटा डेल्टा सी का मतलब उपभोग में परिवर्तन बटा वाई, मतलब हो गया आय में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। सीमा का मतलब हो गया उपभोग हो गया, ठीक ना। और इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका बचत, एस मतलब क्या हो गया, बचत हो गया, ठीक ना। तो एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है बचत में परिवर्तन। बचत में डेल्टा मतलब हो गया चेंज मतलब हो गया परिवर्तन। बचत में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, किसके अनुसार, आय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसी को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का ये फॉर्मूला होता है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का ये फॉर्मूला होता है, और सीमांत बचत प्रवृत्ति का ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। और देखिए हम लोग क्या जानते हैं, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, उपभोग में जो खर्च करते हैं और जो बचाते हैं वही आय होता है ना। मान के चलिए आप 10 रुपया कमाए, तो 10 रुपया कमाए, 5-7 रुपया खर्च कर दिए और 3 रुपया बचा, वही होता है ना, टोटल आय के बराबर होता है। जितना कमाएंगे यार उसमें टपक जाएगा क्या, नहीं टपकेगा, है, समझ रहे हो ना बात को। मतलब 10 रुपया हम कमाए तो 7 रुपया जो उपभोग किए, और उस उपभोग जो करते हैं और जो बचाते हैं उसी के योग, उसी को हमारा इनकम कहा जाता है, टोटल इनकम, ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, टोटल इनकम बराबर क्या होता है, ये टोटल इनकम बराबर आपका होता है उपभोग और क्या हो जाता है, बचत के जोड़ को कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 यहां लिखेंगे। समीकरण 1
प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक ना। तो समीकरण एमपीसी यहाँ पे एक जोड़ दिए और एमपीएस को इधर जोड़ दिए, एलएचएस को एक तरफ जोड़े और आरएचएस को एक तरफ जोड़े। देखिए यहाँ पे इला लिख दिए, जोड़ दिए, प्लस इला यहाँ पे जोड़ दिए प्यारे बच्चों। अब भिन्न जोड़ आप लोग कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग भिन्न जोड़ कीजिए। देखिए भिन्न जोड़ करेंगे तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई। देखिए डेल्टा वाई का लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो डेल्टा वाई आएगा, ठीक ना। डेल्टा वाई इसको करेंगे तो वही ऊपर से बराबर है तो ऊपर जोड़ देनी यार, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। और देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इक्वल के जगह डेल्टा वाई लिख सकते हैं, डेल्टा वाई लिख दिया ना, हो गया। और नीचे में डेल्टा वाई था तो डेल्टा वाई कट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि 5 को भागा 5 से देंगे तो एक ही बार में कटेगा ना, तो एक आ गया। तो यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, देखिए दोनों को जोड़े थे, एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। तो वही यहाँ पे आपका लिखा गया है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीसी में तो एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, एमपीएस वही यहाँ पे लिखा गया है। और एमपीएस यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहना चाहिए, ठीक। तो उसी को यहाँ पे वर्ड में लिख दिए हैं। समीकरण से स्पष्ट होता है कि सीमांत बचत परिवर्ती सीमांत उपभोग परिवर्ती का योग मतलब जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है। देखिए एमपीसी होता है, यहाँ पे लिख दिए वही। और एमपीएस तथा एमपीसी के उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि आपके दो मुख्य कार्य उपभोग तथा बचत मिलकर ही क्या बनता है, आय बनता है। उपभोग और बचत मिलकर आय बनता है। पहले आपको मैंने बताया 10 रुपये कमाए, 7 रुपये का बचत किए, 7 रुपये का उपभोग किए और 3 रुपये का बचत किए, वही आय बराबर, वही आय से ही आता है, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। अपने दैनिक जीवन में देखिए आर्थिक एजेंडा से आप क्या समझते हैं। देखिएगा आर्थिक एजेंडा एक एजेंडा है। देखिए आर्थिक एजेंडा उसे कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा आर्थिक एजेंडा, ठीक ना। उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु के उत्पादन कार्य या कार्य को करने की क्षमता रखता है। आर्थिक एजेंडा इस तरह से एक बाजार में निर्णय लेने वाली अभिनेता है, एक तरह से कह सकते हैं। इन कार्यों के विभिन्न परिणाम उत्पन्न होते हैं जो समान रूप से आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। मतलब जो हमारे दैनिक जीवन को आर्थिक प्रणाली को प्रभावित कर देता है उसी को आर्थिक एजेंडा कहते हैं। नहीं देखता न्यूज में आज का एजेंडा ये है, हमारे दैनिक जीवन को जो प्रभावित करता है, आज न्यूज में नहीं, आज का एजेंडा यही है कि हम पूछेंगे तो ये कैसे हुआ, ठीक ना। इसी को एजेंडा कहता जाता है। जो आर्थिक एजेंडा मतलब एजेंडा ही रह गया, और आर्थिक एजेंडा का मतलब हो गया जो आर्थिक जीवन से रिलेट करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, परिवार, उपभोक्ता, कंपनियां, निर्माता, यहाँ पे कंपनियों में निर्माता, बाजार और राज्य जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाजार के काम काज को विनिमय करता है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडा है। देखिए कौन सा है, जो बाजार के कामकाज को विनियमित करता है यानी कि प्रभावित करता है। आर्थिक एजेंटों का यह वर्गीकरण एक कथित बंद अर्थव्यवस्था के मॉडल पर आधारित होता है, अर्थात इसका विदेशी बाजारों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, घरेलू बाजारों से ही संबंधित है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आर्थिक एजेंडा अक्सर दोहरी भूमिका निभाते हैं। परिवार जो उत्पाद मांगते हैं और उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं, वे अपने काम को उत्पादक होते हैं, एवं कंपनी जो मशीनरी और विभिन्न इनपुट खरीदते और भोजन बनाती है और बेचती है, यहाँ तक कि राज्य की एक साथ निर्माता और उपभोक्ता होता है। यानी कि एक व्यक्ति आपका निर्माता भी हो सकता है और एक उपभोक्ता भी हो सकता है और निर्माता भी हो सकता है। मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, चावल का खेती कर रहे हैं, तो खाली चावल से आपका पेट भर जाएगा क्या? दाल का उपभोग कर रहे हैं कि नहीं? दाल का उपभोग कर रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, तो आप निर्माता भी हो गए चावल का और आप उपभोक्ता भी हो गए, वही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए उसके बाद राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए। तो देखिए राजस्व लेखा किसे कहते हैं? राजस्व लेखा एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय हो गया, ठीक ना, और सरकार की व्यय यानी कि खर्च के अनुमानों का विवरण होता है राजस्व लेखा। यानी कि एक वर्ष में जो खर्च होगा, जो खर्च होगा और कितना प्राप्ति होगा, जितना टैक्स का प्राप्ति होगा, उसी के अनुमान को राजस्व लेखा कहते हैं। राजस्व लेखा देखिए यहाँ पे आपका 3 नंबर का है तो 2 पॉइंट और लिखना बनता है, ठीक ना। तो राजस्व लेखा के 2 मुख्य तत्व घटक कौन कौन से हैं? बजट प्राप्तियों से अभिप्राय। देखिए पहला क्या है? बजट प्राप्तियां। तो बजट प्राप्तियों से क्या क्या अभिप्राय है? बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। बजट प्राप्तियों की विस्तृत रूप से 2 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। तो 2 भाग यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ए और बी। देखिए राजस्व प्राप्तियां सरकार की
सरकार की प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनके फलस्वरूप ना तो कोई दायित्व होती है, ना ही कोई देय और उत्पन्न होती है, और ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है, वो राजस्व प्राप्तियां होती है। और दूसरा राजस्व पद क्या होती है? पूंजीगत प्राप्तियां होती है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां है। तो पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनमें सरकार की देयता उत्पन्न होती है, ठीक ना। यहाँ पे दो प्रकार की होती है, आपके यहाँ पे देख सकते हैं क्या होती है? बजट प्राप्तियां दो प्रकार की, दो भागों में बांट कर किया जाता है, ये मैंने लिख दिया, ठीक ना। प्राप्तियां आप बजट व्यय पर करते हैं। बजट व्यय क्या होता है? देखिए, बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में तथा विकासांतर या योजना तथा योजनानेतर कार्यक्रम पर अनुमानित व्यय है, यानी कि हम कितना व्यय करेंगे एक साल में, वो पहले अनुमान कर लिया जाता है। बजट क्यों पेश किया जाता है? कि इतना इसमें खर्च करेंगे, इतना इसमें खर्च करेंगे, हमारा बजट कितना हमें खर्च करना है इस बार, वो अनुमानित किया जाता है। खर्च तो नहीं किया जाता, अनुमानित किया जाता है बजट में, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, बजट व्यय को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, राजस्व व्यय, राजस्व यहाँ पे आपका लिखा गया है, इसको ज्यादा नहीं सोचना है आपको, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, थोड़ी बता देते हैं। राजस्व व्यय से अभी क्या, पहला क्या है? राजस्व व्यय। दूसरा क्या है? पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले अनुमानित, क्या किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है, जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ना ही देयता में कमी आता है। देखिए, पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय से है, यानी कि हम कितना व्यय करेंगे पूंजीगत में, पूंजी में, ठीक ना। इतना पूंजी लगाएंगे तो हमको ये फायदा होगा, ठीक ना। जो परिसंपत्तियों की वृद्धि करता है, पूंजी लगाएंगे तो परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होगा, ठीक ना। या देयता में कम करता है, तो देयता में कम करता है मतलब देना भी कम पड़ता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? अब एक खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाएं, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट ये इतना ही आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो देखिए लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से आज हम लोग 14 नंबर तक क्या करें, 14 नंबर कल करें, क्या नहीं भी करते हैं। तो अभी दूसरा वीडियो में कर देते हैं, क्या करते हैं? दूसरा वीडियो में 14 से 19 तक हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? 14 से लेकर के 19 तक हम लोग दूसरा वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो इतना ही आज अभी तक इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। ये अपलोड होने के बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गया होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसी का डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना। बाद में अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद अभी हम तुरंत जियोग्राफी का भी अपलोड करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का आया है कि नहीं उसे देख लेंगे, उसके बाद उसका आया होगा तो उसका भी अपलोड कर देंगे, ठीक ना। और हिंदी का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।